महादेव। हम लोग बहुत अच्छे दर्शन करके आ गए थे पशुपतिनाथ जी के। आके नाश्ता वाश्ता कर लिया था, सो गए थे सब, क्योंकि हम लोग 5 बजे करीब दर्शन करने चले गए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर बाहर आप वीडियो बना सकते हैं, वो मैंने बनाई है सब, आपको मैं दिखाया भी है मैंने आपको। हम लोग आके 1 घंटा करीब सो गए थे, 1-1.5 घंटा। अभी लगभग 11 बजे का टाइम हो गया है। मौसम भी अच्छा है, आप देख रहे हैं। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा है। हम अपनी गाड़ी से ही, पहले हमने सोचा था हम बाहर की गाड़ी कर लेंगे, लेकिन वो 7,500 रुपये मांग रही थी नेपाली करेंसी का। हमें वर्थ नहीं लगा, क्योंकि हम ज़्यादा जगह नहीं जाएंगे, हम 1-2 जगह ही जाएंगे। तो जो मंदिर में जाऊँगी, जहाँ मैं जाना सोच रही हूँ, मैं आपको वहीं पर ही मिलती हूँ। बाय बाय। हर हर महादेव। तुम्हारी हेडेक है ना, हमारी थोड़ी है। नहीं, जैसे बारिश पड़ रही थी, यही मंदिर है क्या? आपको नेपाल काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उनकी गलियों की सैर कराते हैं। नेपाल में जितने भी टेम्पल हैं अभी तक जो मैंने देखे हैं, पोखरा में भी सब पशुपतिनाथ मंदिर की इस तरीके आर्किटेक्चर, उसी तरीके से ही सारे मंदिर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े मंदिर हो, उसी तरीके से बना हुआ है मंदिर। सब ऐसा लगता है जैसे। और महादेव जी के तो बहुत टेम्पल है यहाँ पे। टेम्पू जैसे हमारे ई रिक्शा या ऑटो चलते हैं, उसी तरीके से ये यहाँ के चलते हैं सवारी लेके। भुगंडी मंडल से पुतली सड़क। अगर कोई नेपाल का है तो उनको पता होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। कुछ बच्चों का फैंसी वो है, काठमांडू फन पार्क बच्चों के लिए। आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की, ये देखिए बच्चों के ये स्कूल है, ये सब यहाँ पे एक्टिविटी और कुछ फ़न के लिए आए, पिकनिक मनाने, जैसे स्कूल की तरफ से पिकनिक वगैरह होती है वो सब करने हैं। यहाँ की बसें देखिए, अच्छी है बसें, तो साफ़ सुथरी है और मतलब स्थिति तो अच्छी लग रही है। हमारे जैसे दिल्ली की बसें हैं उसी तरीके से लग रही है। ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक बसें लग रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक बस। सड़कें साफ़ सुथरी हैं। एक्चुअली जैसे सिटी होती है ना किसी भी कंट्री की, जैसे हम जाते, जैसे अब ये नेपाल की सिटी है, तो वाकई में ये वेल सेटल है, मतलब अच्छी बना रखी है। क्योंकि इतना बड़ा टूरिज़्म है नेपाल के पास, तो ऑब्वियसली अपनी सिटी को तो मेंटेन करके रखेंगे ही, और रखना भी चाहिए। अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। नेपाल का कुतुब मीनार देखिए, क्या है मुझे तो नाम नहीं पता, मैं तो वैसे मजाक में वे में ले रही। प्लीज़ आप अगर नेपाल के हैं तो आप बुरा मत मानना।
ये क्या है, अगर कोई नेपाल का है तो मुझे बताइएगा। नेपाल में हर एक छोटी छोटी जगह पे आपको मंदिर दिख जाएंगे, ये यहाँ की खासियत है। पूरी मार्केट है यहाँ पे इस तरह की, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में कनॉट प्लेस में जनपद मार्केट है ना, जैसे देखिए ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे वरुण जी हैं। हाँ शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका। देखिए हमारे नेपाली करेंसी में 500 रुपये का एक टिकट लगा है, तो 1500 रुपये के हमने 3 टिकट ले लिए। और ये देखिए ये पूरा मंदिर सबका है। देखिए ये इस तरीके से टिकट है, दिखाएंगे आपको। देखिए हमने इनके दर्शन कर लिए हैं काल भैरव जी के। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। पूरा स्तंभ बना हुआ है बड़ा। कुमारी जी के दर्शन होंगे।
हाँ। ये देखिए पूरा कनॉट प्लेस की तरह लग रहा है। ये देखिए तो हम पहुंच गए हैं कुमारी पैलेस। कुमारी पैलेस, कुमारी देवी कौन है, इनके बारे में मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और ये एक गाइड थे जो अपने टूरिस्ट फॉरेनर्स को बता रहे थे, लेकिन वो सारा इंग्लिश में बता रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। मैंने आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है जो मैं आपको हिंदी में स्पष्ट रूप से मैं बताती हूँ, तो ये ज़रूर ध्यान से सुने। नेपाल में कुमारी नेपाली नेवारी बुद्ध समुदाय की शाक्य वंश से चुनी गई 3 से 5 साल की छोटी कन्याएं होती हैं। कुमारी को देश के कुछ हिंदू और बौद्ध द्वारा सम्मानित किया जाता है और इन्हें दुर्गा या काली के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो नेपाल में कई कुमारी देवियां कई शहर में होती है, पर सबसे प्रसिद्ध काठमांडू की रॉयल कुमारी है, जो हम इस महल में आए हैं वहाँ पर। और वह शहर के केंद्र में एक महल में रहती है। उनके लिए चयन प्रक्रिया विशेष बड़ी कठोर होती है। 2025 काठमांडू की रॉयल कुमारी तृष्णा शाक्य है, जिनकी आयु 11 वर्ष की है, जिन्हें सितंबर 2017 में स्थापित किया गया था। अप्रैल 2014 में पाटन की कुमारी के रूप में चुनी गई यूनिका ब्रजाचार्य दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जीवित देवी हैं। काठमांडू घाटी में एक विशेष रूप से प्रचलित प्रथा है जिसे देवी दुर्गा देवी का अविभाग तालेजू के अवतार माना जाता है। तालेजू ये यहाँ की कुल देवी हैं, जिसे दुर्गा या काली का स्वरूप माना जाता है। जब छोटी कन्याएं बड़ी होना शुरू होती है, जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जब कहा जाता है कि देवी अपना शरीर त्याग देती है और फिर वो दोबारा 3 से 5 साल की उसी वंश की कन्याओं का चयन करते हैं। और चयन करने की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी कठिन है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। जब 3 से 5 साल की वर्ष की कन्या का चयन होता है, दुर्गा देवी का सम्मान देने के लिए उनको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है। उनको एक अंधेरे गहरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां भैंसे का कटा सर रखा जाता है और लोग भयानक भयानक रूप के मुकुटे पहने हुए उनके सामने नृत्य करते हैं। तो अगर उनमें से बहुत से बच्ची बेहोश हो जाती है, डर जाती है, रोने लग जाती है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसी बच्ची होती है जो निडरता से उन सब चीज़ों का सामना करती है, उसी को वो दुर्गा देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। और उनको विशेष उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता और वो देवी बहुत कम निकलती है। जो इनके खास पर्व होते हैं उन पे उनकी पालकी निकलती है। हमेशा उनके लिए लोग उनके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कहा जाता है कि जब देवी को तेज बुखार हो जाता है, कुमारी देवी को, या उनके शरीर पे कोई चोट लग जाती है या फिर थर्ड जो मेंस्ट्रुएशन में आ जाती है, तब देवी अपना शरीर त्याग देती हैं और फिर वो नॉर्मल कन्या बन जाती है। फिर वो दोबारा से सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दिया आपको। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमने कुमारी देवी जी के दर्शन किए, वहाँ से हमने उनका फ़ोटोग्राफ भी लिया और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम तीनों जने जो हमें कुमारी देवी जी का दर्शन हुआ। और आपको भी मैंने दर्शन कराए हैं। बहुत सुंदर पैलेस है उनका। और अब हम जा रहे हैं एक मेमोरियल में, तो आगे इन्फॉर्मेशन देती हूँ। संग्रहालय था ये, जो पूरा व्हाइट हाउस बना रखा, पूरा संग्रहालय, पूरा नेपाल की हिस्ट्री स्टार्टिंग से नेहरू जी के साथ भी सिंधी जो हुई है वो उसके साथ वीडियो था। मैंने कुछ क्लिपिंग करी हुई है जो मैं आपको दिखा दूंगी आगे। कुछ जगह पे फ़ोटो खींचना अलाउड था, कुछ जगह पे नहीं था, और फोटोग्राफी तो बिल्कुल अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने वो प्रोटोकॉल फॉलो किया और सिर्फ फ़ोटोग्राफ लिए। देखिए, देख रहे हैं आर्किटेक्ट, देखिए कितना हज़ारों साल पुराना है और अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ है। यही होती है पुरानी धरोहर जिसके संभाल के रखना
सोने का है शायद। ये देखिए पूरा दरबार तो शीशे की वजह से ज़्यादा इन्होंने नहीं दिखाई। ये देखिए सीढ़ियाँ देखिए कितने छोटे। कुछ दरवाजे बंद भी कर रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे सेकंड फ्लोर। पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के राजा। देखिए यहाँ से सब ठंडी आ जाती है। 4th फ्लोर पे आ गए। सारा वुड का बना है। हाँ ये पूरा म्यूज़ियम है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। 1954 का है। बाकी खाने के सारे स्ट्रीट फूड वगैरह हैं। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। सुबह तो ठंडा मौसम था। कुछ खाते हैं, बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये मार्केट है, जैसे हमारे जनपद की मार्केट है ना, रुद्राक्ष वगैरह फेंग सुई का ज़रा सारा सामान मिलता है। देखिए इस तरीके के, जैसे हमने इस महल में देखे ना, उस तरीके के पूरे वो मिलते हैं। वॉल देखो, ये देख रहे हैं आप, ये उसी तरीके के यहाँ पे टेक्सचर है। ये आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं पीसेस। बाकी ये देखिए काल भैरव जी के भी। यहाँ रहती है कुमारी जी। कुमारी बेकरी भी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा एरिया बना रखा है बैठने उठने का। ये काठमांडू सिटी का सबसे मेन केंद्र है। मतलब सारी दिशाएं यहाँ से बिल्कुल समांतर तौर पे जाती है। और जो ये पैलेस भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आपको काल भैरव मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर सब देखिए। सारे वुड, जितना भी जालियाँ देख रहे हैं ना आप यहाँ की, वुड की, सारी वुड की हैं, बहुत पुरानी है। वो पैलेस तो उन्होंने भैया ने बताया था 1954 का। कितनी हंसी लगी है देखिए इसके अंदर ना, मन भगवान बैठे हैं। वो देखिए वहाँ पे भी एक गेट है बहुत सुंदर सा। देखिए मंदिर। अब जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है वहाँ रिस्क है, इसलिए हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाते। काफ़ी फिर भी हमारा काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ हमने महादेव जी के दर्शन कर लिए थे। चलो चलो चलो, मीठी लस्सी मिल रही है।
नहीं, अरे थोड़ा सा चाहिए। देखिए हमने लस्सी मंगाई पी रहे हैं। ये हमने मंगाई है नेपाली थाली, स्पेशल ऑर्डर करके मंगाई है। देखिए ये है नेपाली थाली, दाल, वेज सब्जी, कर्ड, चटनी बोल तो रहते हैं, और ये सब्जी है। ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नेपाली थाली, स्पेशली हमने ऑर्डर करी थी आज। तो भैया कह रहे थे ठीक है आपके लिए स्पेशली बनवाते हैं, तो खा के देखते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसी है। ये हर हर महादेव, हमने पशुपतिनाथ जी के आज सुबह जाके फिर दर्शन कर लिए थे। तो ये सामान रख रहे हैं, अब हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए सारा सामान आ गया, सामान पैक करेंगे, चाय पियेंगे और फिर हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलेगी, बीच में कुछ खाना पीना होगा या कुछ दिखाना होगा, कुछ भी जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सारे ब्लॉगों को आप प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसी ब्लॉग देखना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तब भी, बुरे लगते हैं तब भी, अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए करें, ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो मैं बेटर इम्प्रूवमेंट करूं, बेटर चीज़ें बताऊं। अगर कुछ पूछना है आपको नेपाल के बारे में, पिथौरागढ़ के बारे में, डोल आश्रम के बारे में, जितनी भी मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, ब्लॉग बनाए, अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए ये है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे कार और मैटाडोर टाइप की यहाँ पे कार बनती है। तो ये है इसका असेंबल पॉइंट। पशुपतिनाथ टेम्पल से रक्सौल बॉर्डर बिहार का जो डिस्टेंस है वो 145 या 146 आप मान के चलें। और लगभग जो टाइम दिखा रहा है इसमें, हमें जो रनिंग टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 घंटे 35 मिनट। बट पूरा रास्ता पहाड़ी है, आप देख सकते हैं। सूखी नदी है, नदी के अंदर ही रोड है। आप चाहे रोड पे चल लो चाहे आप नदी पे चल लो, एक ही बात है। रोड तो बुरी से बुरी है, बद से बदतर है। आपकी गाड़ी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, डैमेज हो सकती है अगर आप छोटी गाड़ी से आते हैं। हमारी गाड़ी में तो मैं बिल्कुल चारों टायर नए डलवाए थे, तो इस मारे वो पत्थरों पे गाड़ी सरवाइव कर लिया, हम चले आए। और बाकी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 साल पहले भाई बाइक से आया था, हिमालयन से आया था, तब भी यही था और आज भी यही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आप काठमांडू नेपाल से रक्सौल बॉर्डर पे जा रहे हैं तो रोड की स्थिति आप देख लीजिए, आपके सामने है। इससे बेटर ऑप्शन आपके पास ये होगी, अगर आप पोखरा से, आप पहले नेपाल अगर आते हैं उसके बाद आप पोखरा से निकलते हैं तो आपके लिए सोनौली बॉर्डर ही बेस्ट रहेगा, या फिर टनल वाला, टनकपुर वाला जहाँ से हम आए थे। मुझे लगता है वो बेस्ट ऑप्शन है आपको इंडिया की तरफ जाने के लिए। ये रक्सौल बॉर्डर वाला तो जो रोड है ये आप देख रखे हैं, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं नेपाल या आप जा रहे हैं तो रोड आपको इसी तरीके से मिलने वाली है। बहुत बुरा हाल है नेपाल का, तो बहुत बुरा हाल है। रोड ही नहीं है भाई, नाल आप नदियों में गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, देख रहे हो। गाड़ी अगर सीखी हो ना तो सीधा नेपाल में मत आ जाना। गाड़ी सीख नहीं हो तो नेपाल में। हाँ, अगर आप नदियों में चलाने का शौक रखते हैं गाड़ी तो मोस्ट वेलकम इन नेपाल।
पूरे स्कूल के बच्चों की बस है, मतलब ऐसी जगह से लेके जा रहे हो खतरे से काफी हो गए। देखिए आप किसी भी पहाड़ी एरिया पे, माउंटेन हिल की जगह पे अगर आप जाते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर में हो, आप 4 व्हीलर में हो, देखिए बस अगर आप चलाते हैं, जो बस आप वहाँ के लोकल लोग चलाते हैं वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट बस चलाते हैं, तो लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो प्लीज़ आप अपने जो स्पीड है उसको मेंटेन करके रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना होइए और गाड़ी को बिल्कुल उस तरीके से चलाए कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। कंट्रोल से बाहर होते ही गाड़ी आपकी और आपके साथ में जो भी जाने वाले लोग होते हैं वो खतरे में आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जो तीखे मोड़ होते हैं उस पर तो हमेशा आपको हॉर्न मारना ही मारना है। देखिए मैं गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन मेरे भाई जो हैं बड़े, अजय भाई, वो जो गाड़ी चलाते हैं मुझे पता है कि वो वर्ल्ड के बेस्ट गाड़ी चलाने वाले हैं, क्योंकि वो इतनी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है और मुझे उनके साथ ही गाड़ी में जाना पसंद है। हालांकि भाई ने बाइक से आसाम की ट्रिप करी है, नेपाल गए हैं, भूटान गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह पे उन्होंने टफ़ रोडों पे भी उन्होंने बाइक भी चलाई है और गाड़ी तो वो हर जगह चला लेते हैं। आपने देखा कि नदी में भी गाड़ी चला लेते हैं। यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा तो नहीं उस पर वो रहते, बट जब भी वो कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो बहुत अच्छी सी देते हैं। अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो अजय ओम व्लॉग्स उनका यूट्यूब चैनल का नाम है। प्लीज़ उनको फॉलो करो, सपोर्ट करो और सपोर्ट तो मुझे भी करो यार। देखिए जी, अगर आप नेपाल में आते हैं आपको नदियों में गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं तो आप मोस्ट वेलकम इन नेपाल, अदरवाइज आप दूसरी जगह जाएं। ये देखें जितना सुंदर है ना अंदर से नेपाल, और इसकी और अंदर की गहराई देखो। आपको नदियों में गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये देखिए नदियों में चाइना की गाड़ी चलते हुए, चाइना थोड़ा पैसा देता है इनको तो ये भी सड़क बना लेंगे। ये देखिए एम्बुलेंस में तो आदमी हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर जाएगा, इतने गड्ढे हैं। देखो आपको पता चला, मुझे भी अभी पता चला है, शायद आपको ना पता हो तो पता लग गया होगा आपको कि नेपाल में ही बुद्धा जी का जन्म हुआ था। ये रास्ता टूट गया था। वो देखो ज़्यादा पहुंचना है। इन कार जगह का नाम है तो अजीब गरीब है यहाँ के। लो सुनो, रात को माटे तो रातों में नहीं आना कह रहा है। रातों में नहीं आना इधर, ठीक है ना, वरना नदी में बह जाओगे। आपने सुना गाने, इस जगह का नाम था रातों माटे, मतलब रात को मत आना। जब दिन में गाड़ी चलाना नहीं चला पा रहा इंसान, अब राफ्टिंग वाली जगह पे जो नदी है, आप उसमें गाड़ी अगर रात को चला सकते हो तो फिर आपसे बढ़कर एडवेंचरस इंटरेस्टिंग तो कोई हो नहीं सकता। बाकी भाई बहुत बुरा हाल है, आपको सूखी नदियों में गाड़ी चलानी पड़ेगी। आपको लगता है कि आप नदी में से जब जाएंगे रात में, आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत स्मूथ होकर चल रही है। बेटा वो पानी में तैर रही होगी, वो पानी में तैर रही होगी। आप बोल रहे हैं वो गाड़ी चलती जा रही है, वो चलेगी नहीं, वो तैर रही है। तो देखिए वैसे नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, नेपाल बहुत अच्छा है। मुझे तो पोखरा से ज़्यादा नेपाल बहुत अच्छा लगा। जहाँ पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वहाँ के आसपास का सारा जो एनवायरनमेंट है वेल डेवलप, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन लोग जहाज से आने, किसके पास? हाँ देखो लोग जहाज में भी आएंगे, लोग चाहे ट्रेन से आए, लोग चाहे फ्लाइट से आए, चाहे बाय रोड आए, लेकिन चलेंगे तो सड़कों पे ही ना। तो एटलीस्ट सड़क ठीक करो। आप टूरिज्म पर अगर इतना प्रमोट करोगे तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आपको डेवलप अगर करना है तो अपनी रोडें करनी है। बाकी नेपाल में मुझे लगता नहीं कि और कोई कमी है।
हर कंट्री का अपना एक वो होता है, वहाँ का जो भी वहाँ का पीएम होता है वो अपनी जनता के संग क्या कर रहा है, क्या सुविधा दे रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोगों को, अगर हम लोग आते हैं कोई ऐसी जगह पे घूमने, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो हमारे इंडिया ने तो रोडों के मामले में नंबर 1 डेवलपिंग की है। उसमें कोई भी, चाहे अपोजिशन पार्टी का हो या कोई भी हो, जिस भी सरकार को वो सपोर्ट करता हो, लेकिन रोड के लिए हर कोई दाद देगा। इसको देखो कैसे ये पाता भाई अगर आप नदी में गाड़ी चलाओगे तो अच्छी अच्छी गाड़ियों का यही हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप नेपाल से हो, आपका फीडबैक भी सेम मेरी जैसे है, तो कमेंट करना और अपने जो भी पीएम है उन्हें टैग करो और उनको बोलो कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। लोकेशन बहुत अच्छी थी, तो गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी काफ़ी गर्म हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे रुके, ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड को एक टास्क दे दिया कि ये गुलमोहर के जो फूल है ना, ये मेरे लिए तोड़ के लाओ। तो देखो वो फूल तोड़ने गए। अपना टास्क पूरा कर लिया इन्होंने। पूरा करता हूँ, हाँ? अपना दूसरा टास्क पूरा करता हूँ। हाँ, थैंक यू। ये देखिए अपना दूसरा टास्क पूरा करने जा रहा हूँ, एक तो कर दिया। प्यारी लगती है नदियों की आवाज़। झरने की तो आवाज़ थोड़ी सी डेंजर होती है, बट नदियों की आवाज़ बहुत सुंदर होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे घर में जैसे फाउंटेन वगैरह लगा लेते हैं, वो जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ज़्यादा नीचे है, नहीं तो मैं चली जाती, अभी फिर ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए गुलमोहर का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है। कंटेंट क्रिएटर। कान से चेंज हो जाएंगे आगे ना, कान से नहीं आगे होगा, नहीं वहाँ पे नहीं है, उसका है नहीं उसके पास। देखिए डॉक्यूमेंट चेक हो गए हमारे, क्योंकि हमने सब बहुत प्रॉपर तरीके से रखा था। जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगी, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स में ठीक है, आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से आप भी अपना मतलब बना लेना, ताकि पेपर आपके इधर उधर ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कैरी करके रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप आते हैं तो। ये देखिए ये कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। कोई नहीं तो कोई वो थोड़ा है। यहाँ पर खड़ी करके फोटो खिंचवा ले, क्या है गाड़ी बंसार दिखा दिया। अच्छा ये देखिए ये है हमारा बॉर्डर, ये हिंदुस्तान और नेपाल की फ्रेंडशिप का। और ये देखिए
और इधर से पास से दिखाती हूँ। मैंने अपनी यहाँ लगा दी है और ये देखिए बॉर्डर। नेपाल का झंडा और ये भारत का। ये देखिए अब हम अपने इंडिया की तरफ आ गए हैं, आगे चल रहे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी सदी में आ गए। मैंने तो देखा नहीं कहीं चलते हुए, यहीं देखे मैंने चलते हुए, तो मैंने सोचा वीडियो बना के दिखाया जाए। टांगे हुए हैं। देखिए ये बना रखा है, ये लोग करेंसी लेके बैठे हुए नेपाल की, इंडिया की। तो जब आप अपना करेंसी, जैसे हमारे पास कुछ पैसे बच गए थे, मतलब वहाँ के 1700-1600 रुपये, तो इन्होंने 1020 रुपये दिए, 35 रुपये कमीशन काट के अपनी। इस तरीके से देखिए सब ये यहाँ पे ऐसे लाइन से पैसा लेके बैठे हुए हैं, नेपाल का, इंडिया का। तो आपको अगर आते हैं तो बॉर्डर से प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसे आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। ठीक है, रेट पूछ के आप कर सकते हो चेंज। वैसे भी इस वाले रोड पे रक्सौल बॉर्डर से अभी जहाँ पर हम हैं 35-37 किलोमीटर, यहाँ कोई रेस्टोरेंट, कोई चाय वाय का कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से ये अभी एक दिखाई दिया, काफ़ी लेट हो रहे थे। सुबह से भी हमने सिर्फ मट्ठी और चाय पी थी, जब से कंटिन्यू गाड़ी चली रही है। तो अब जाके फाइनली हम यहाँ पे रुके सिंग लाइन होटल में। एक दिखा ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगी बट ठीक ठाक है। अभी हमने यहाँ पे 2 वेज थाली ऑर्डर करी है, देखते खाना आता है तो देखते बताती हूँ आपको कैसा है कैसा नहीं है। खाना तो बिल्कुल बेकार था, बस लेकिन पेट भरने के लिए खा लिया। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा मन को, बट ठीक है, चलता है कभी कभी। सो फाइनली हम लोगों ने नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और हमने अपना लंच भी कर लिया है। अब हम बिहार से यूपी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे अगर मैं सारी जर्नी दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी ऑलमोस्ट मेरा ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको मैं मिलूँगी फिर किसी नई लोकेशन पे, किसी नई जगह, अपने नए चेहरों के साथ। और आपको मैं बताने वाली हूँ कि दिल्ली पहुंचने के बाद 1 वीक के अंदर मैं फिर दोबारा से एक नई जगह जाने वाली हूं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें 2 फेमस न्यू ब्लॉगर भी होंगे। अगर आप उनका चेहरा देखना चाहते हैं, उनका नाम सुनना चाहते हैं, तो मेरे उस ब्लॉग का वेट करना। और थैंक यू सो मच। 23,555 मेरे सब्सक्राइब हो चुके हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, अपना प्यार बना के रखिए मेरे साथ। काठमांडू से अब तक हमारी गाड़ी 400 किलोमीटर चल चुकी है। खाना खाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय के लिए, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा और भाई को भी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। और शेयर करना अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ जो ये प्लान कर रहे हैं आप इन ट्रिपों पे जाने का। आप कौन सी ट्रिप मेरे साथ देखना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं? मैं हमेशा सजेशन के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ आपको, क्योंकि मेरे अंदर जो कमियाँ हैं वो मैं इम्प्रूव कर सकूँ आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों को बेस्ट चीज़ें दिखा सकूँ, तरीके से मैं बता सकूँ। इन्फॉर्मेशन चाहे छोटी होगी, थोड़ी सी बोलने में हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि अनप्रोफेशनल है। आई नो कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और आप लोगों के अगर आप मुझे सजेशन देंगे तो इम्प्रूवमेंट करूँगी मैं उन चीज़ों को, और मैं करती भी हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ पर वो सही हो। तो इसी उम्मीद के साथ देखिए शाम होने जा रही है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।